नमस्कार, एक बार फिर आज के इस टेली कॉन्फ्रेंसिंग कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं कि यह कार्यक्रम आपको अच्छा लगेगा। रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया इस चैनल के माध्यम से विकलांगता से संबंधित विभिन्न विषयों पर पिछले कई महीनों से चर्चा करती रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज में विकलांगता से ग्रसित बच्चों और व्यक्तियों की समस्याओं के प्रति जागरूकता पैदा करना है। हमारे देश में केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा विकलांगता से प्रभावित बच्चों व्यक्तियों के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम उनके शिक्षण प्रशिक्षण के लिए की गई है और ख़ास तौर पर विकलांगता से प्रभावित बच्चों के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन, जो कि केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत आती है, को पूरे देश में एक साथ लागू किया गया है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि विकलांगता से प्रभावित बच्चों व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध इन विभिन्न योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाया जाए। आज के इस टेली कॉन्फ्रेंसिंग कार्यक्रम में हम इंक्लूसिव एजुकेशन जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और साथ ही इस संदर्भ में सरकार के वैधानिक दायित्वों के बारे में भी चर्चा करेंगे। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जो हमारे बाईं तरफ बैठी हैं, मिस अनुप्रिया चड्डा, सर्व शिक्षा अभियान में सीनियर कंसल्टेंट हैं। मैडम, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। हमारे साथ दाईं तरफ हैं डॉक्टर संजय कांत प्रसाद, सर्व शिक्षा अभियान DEP में प्रोग्राम ऑफिसर हैं। संजय कांत जी, आपका भी इस कार्यक्रम में स्वागत है। कार्यक्रम शुरू करने के पहले हम आपको अपना टेलीफोन नंबर्स बता दें। हमारा टेलीफोन नंबर है 011-2953-2844, 2953-2845। फैक्स नंबर है 011-2953-6134। टोल फ्री नंबर है 1600112345। आप अपना सवाल इन टेलीफोन नंबर्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, अपना सवाल फैक्स भी कर सकते हैं। हम कोशिश करें कि आपके सवालों का जवाब अंग्रेजी या हिंदी भाषा में दें। आपसे अनुरोध करते हैं कि आज के टॉपिक से संबंधित सवाल ही पूछें और फ़ोन कॉल करते समय टीवी सेट के वॉल्यूम को लो पर रखें। आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हम डॉक्टर अनुप्रिया चड्डा, जो कि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या कंसेप्ट है, क्या मीनिंग है, और इसके बारे में हमारे ऑडियंस को जानकारी दें। डॉक्टर अनुप्रिया चड्डा, प्लीज़। नमस्कार। जब हम IE की बात करते हैं या जब हम बात करते हैं कि विकलांग बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में हमें लेकर आना है, तो इंक्लूजन का मायना क्या है? इंक्लूजन का मतलब होता है कि ऑल चिल्ड्रन विद और विदाउट स्पेशल नीड्स, जो बच्चे विकलांग हैं और जो विकलांग नहीं हैं, all the children they learn together in the same school and in the same classroom. इसका मतलब कि जो हमारे schools हैं they are meant for all children. कोई भी ऐसा स्कूल जो ये कहे कि हम सिर्फ एक ही तरह के बच्चों को लेंगे और जो बच्चे जो दूसरों से थोड़े से अलग हैं या थोड़े से विभिन्न हैं, those children who are different from the others, we will not take them or we will not admit them, is not, at least I would say, is not a true school. When you're talking about schools that are meant for everyone, it simply means ऐसा स्कूल जो बच्चों में अंतर बिल्कुल नहीं रखे, सब बच्चों को एक ही समान समझे, और जो बच्चे अपनी डिफरेंट पोटेंशियल को लेकर आते हैं स्कूल में, अपनी विभिन्न क्षमताओं को आते हैं लेकर, उन क्षमताओं को समझे। Any school that respects the different learning styles that children bring to the school or these children bring to their classroom is truly a school which I would say is really following the principle of IE or inclusive education. Now, जब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से बच्चे हैं जो दूसरे बच्चों से थोड़े से विभिन्न हैं या दूसरे बच्चे थोड़े से अलग हैं या ऐसे बच्चे जो विकलांग हैं, वो ऐसे बच्चे होते हैं who might have little bit problems in learning और children जिनकी needs थोड़े दूसरे बच्चों से अलग है। अब ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जो इन बच्चों की ज़रूरतों को दूसरे बच्चों से विभिन्न करती हैं या दूसरे बच्चों से थोड़ी सी इनकी ज़रूरतें अलग अलग होती हैं?
ये वो बच्चे होते हैं जिनको प्रॉब्लम्स इन विजन होती हैं, जैसे कि जिन बच्चों को विजुअल इम्पेयरमेंट हो, उनको अगर कम दिखाई दे या अगर उनको साफ नहीं दिखाई दे, तो वी कॉल चिल्ड्रन हु हैव, जिनकी आवश्यकताएं विशेष हैं या जिनकी लर्निंग नीड्स थोड़ी सी अलग हैं, बिकॉज दे हैव लिटिल बिट प्रॉब्लम्स इन विजन। दूसरी तरह के बच्चे होते हैं हु माइट हैव प्रॉब्लम्स इन हियरिंग, जिनको सुनने में या जिनको बोलने में जिनको अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, एज अ रिजल्ट जो उनकी प्रोसेस ऑफ लर्निंग है इन बच्चों का, इट माइट बी लिटिल बिट डिफरेंट एज कंपेयर टू अदर सो कॉल्ड नॉन डिसेबल्ड और सो कॉल्ड कोट एंड कोट नॉर्मल चिल्ड्रन इन द क्लासरूम। फिर कुछ और बच्चे होते हैं जिनको शायद इधर उधर चलने में या चीज़ों को उठाने में थोड़ी सी तकलीफ हो, these are children who have problems in moving, and as a result उनको अब क्लासरूम में सामान्य बच्चों की तरह कार्य करने में किसी तरह की प्रॉब्लम आती है। फिर कुछ और बच्चे होते हैं, हो सकता है जिनको लर्निंग में प्रॉब्लम हो, जिनकी बिहेवियर प्रॉब्लम हो, they are those children whom we call who are mildly mentally retarded as a result due to they cannot comprehend the lesson maybe as well as compared to other children, and उनकी behavioral problems होंगी, जैसे they might be very active in the class, they might be restless, or there might be some children who are so withdrawn that they just cannot speak inside the school or class. So they are those children who also need special time and attention from the teacher. Then you have another group of children जो पढ़ाई वढ़ाई में ठीक हैं, जिनका बिहेवियर उतना प्रॉब्लम नहीं है, पर कुछ एरियाज हैं पढ़ाई में जिनको सीखने में समझने में इन्हें प्रॉब्लम आती है. इनके प्रॉब्लम एरियाज, they might have problems in reading, they might have lot of problem in doing maths, or they might have lot of problems in writing. These are those children whom we call learning disabled, जिनको specific LD होता है या learning disabled होता है. फिर कुछ और बच्चे होते हैं who might be deaf blind, or who might be blind MR, who might be blind and CP. So these are those children whom we call multiple disabled, who have more than one kind of special need, and these are the children who would require some kind of special support in a regular classroom. Now इतनी विशेष जब हम विशेष बच्चों की बात करते हैं, इनकी ज़रूरतें हमने देखा काफ़ी विभिन्न हैं, लेकिन फिर इनको स्कूल में हम क्यों लेकर आएँ? बिकॉज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट EFA कि हमें सारे बच्चों को शिक्षा देनी है, सब बच्चों को पढ़ाना है, अब कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स जो शिक्षा से जो वंचित रहे. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट UEE प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज, फिर ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो विशेष आवश्यकताएं वाले बच्चे हैं ये भी स्कूल्स में आएँ, रेगुलर स्कूल्स में जाएँ, और रेगुलर स्कूल्स अपने कुछ ऐसी पॉलिसीज़ रखें कि इन बच्चों को हम डिनाई ना करें एडमिशन, बट दे आर ऑल्सो गिवन ड्यू एडमिशन इन अ रेगुलर स्कूल. नाउ जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं तो इंक्लूजन की ज़रूरतें क्या हैं? अब हमने ये देखा कि कुछ ऐसे बच्चे जिनकी जो ज़रूरतें हैं वो बहुत अलग हैं, जो बहुत विशेष हैं. तो सबसे पहले स्कूल्स हैव टू बी मेड बैरियर फ्री. कुछ ऐसे बच्चे जिनको दिखने में प्रॉब्लम हो, सुनने में प्रॉब्लम हो, चलने में प्रॉब्लम हो, तो ये ज़रूरी है कि हमारे स्कूल में कुछ रैम्प्स हो ताकि ये बच्चे आराम से स्कूल में आए, इनका प्रवेश जो है वो स्कूल में आराम से हो जाए, और जब ये क्लासरूम में जाएं तो जो स्पेशली जो विजुअल और हियरिंग जो बच्चे हैं, क्लासरूम में कुछ ऐसी हम सुविधा रखें कि जो बच्चे विद विजुअल एंड हियरिंग प्रॉब्लम जो हैं वो भी आराम से क्लास में पढ़ें. जैसे कि क्लास में इनफ लाइट हो, या इन बच्चों को आगे बिठाएं, या जिन बच्चों को हियरिंग प्रॉब्लम्स हैं हम उन्हें खिड़की से थोड़ा सा दूर बिठाएं, शोर जैसे जगहों में थोड़ा सा उनको दूर बिठाएं. सो स्कूल्स हैव टू बी मेड बैरियर फ्री. जो दूसरी ज़रूरत है जो मैं समझती हूँ बहुत ज़रूरी है, वो है कि जो हमारे शिक्षक हैं वो थोड़े से सक्षम हो, उन्हें थोड़ी सी अगर हम ट्रेनिंग करके उन्हें थोड़ी छोटी छोटी मोटी मोटी बातें बता दें जिनका वो ध्यान रखें, ताकि ये बच्चे जो हैं, सो दैट चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स also are equal partners in the entire learning process that is taking place in the classroom. दूसरा है कि जो हमारी ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि विलेज एजुकेशन कमेटी हो गया, स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज़ हो गया, इन सब ऑर्गेनाइजेशंस में भी थोड़ी सी हम अवेयरनेस, इनमें भी ज़रूरी है कि इनमें भी थोड़ी सी अवेयरनेस हो, और वो भी इन दिस प्रोसेस ऑफ इन बच्चों को जो स्कूल लेकर शिक्षा की मुख्य धारा से हैं, जो इन बच्चों को हमें जोड़ना है, हमारी VEC और SMCs भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन बच्चों को स्कूल लाने में.
और चौथी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो है इफ़ेक्टिव टीचिंग स्ट्रैटेजीज़. ऑल द टीचर्स इन अ क्लासरूम शुड बी इक्विप्ड कि ऐसी कौन सी टीचिंग स्ट्रैटेजीज हैं क्लासरूम में जिनके माध्यम से इन बच्चों को जो पढ़ाना है, जो उनको सिखाना है, उन बच्चों के लिए आसान हो जाए और ये बच्चे भी दूसरों की तरह दे आर एबल टू लर्न लाइक अदर चिल्ड्रन एंड दे आर एबल टू परफॉर्म एट पार लाइक अदर चिल्ड्रन. अब आप इस स्कूल में जैसे देख रहे हैं एक दिस इज ये तमिलनाडु का एक गवर्नमेंट स्कूल का एक फोटोग्राफ है कि ये बच्चा है, ऐसे सीपी है, ही इज़ नॉट एबल टू सिट ऑन द फ्लोर, इसीलिए रेगुलर क्लासरूम में इसके लिए कुर्सी और चेयर मंगवाइए ताकि ये भी आराम से कुर्सी और टेबल के हेल्प से दूसरे बच्चों की तरह रेगुलर क्लासरूम में दिस चाइल्ड इज एबल टू टेक पार्ट. ये स्कूल है जिसमें कि रैम्प है, ये सारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं और ये स्कूल में रैम्प है एंड दे आर इस स्कूल में 2 बच्चे हैं जो कि who use a wheelchair and a cycle. So with the help of this ramp they can easily access and they can easily attend and be enrolled in a regular school. This photograph again is of the same child. ये photograph मैंने इसलिए डाली है because you see all the other children also around this child. This child has been easily accepted by other children. कोई क्लास में भेदभाव नहीं रखता है कि हम सब नीचे बैठते हैं, ये बच्चा ऊपर, ये बच्चा आराम से ऊपर बैठ रहा है. ऐसे विषय ज़रूरत वाले बच्चे जब ये स्कूल्स में आ जाते हैं तो दूसरे बच्चे बहुत आराम से इन्हें एक्सेप्ट करते हैं, बिल्कुल अंतर नहीं रखते. एंड पीयर एक्सेप्टेंस इज द ईजिएस्ट थिंग दैट हैपन्स थ्रू आईई और इंक्लूसिव एजुकेशन. लास्ट में अब आप देख रहे हैं इस फोटोग्राफ में दिस चाइल्ड जो सबसे आगे जो बैठा है, ही इज़ नॉट, अपने हाथों से नहीं लिख पा रहा है, ही इज़ यूजिंग हिज लेग टू राइट एंड बाकी बच्चे भी अपना आराम से पढ़ रहे हैं, ये बच्चा भी आराम से पढ़ रहा है. कोई इस बच्चे की तरफ नहीं देख रहा कि ये पाँव से लिख रहा है, ये कितना अलग लग रहा है ये बच्चा, कुछ नहीं है. ही इज़ एब्सोल्युटली मेन स्ट्रीम एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्लासरूम. दिस इज़ अगेन अ गर्ल सिटिंग ऑन अ व्हील चेयर एंड इसके साथ इसकी जो फ्रेंड है जो बिल्कुल नॉर्मल है, दोनों आफ्टर स्कूल इकट्ठे पढ़ रही हैं. ये दोनों नोट्स भी एक्सचेंज करती हैं एंड दे आर एब्सोल्युटली एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द इंक्लूजन प्रोसेस. नाउ जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं तो इंक्लूसिव एजुकेशन तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब एक पूरी की पूरी टीम, पूरा का पूरा स्कूल इस प्रोसेस में एक इम्पॉर्टेंट रोल को प्ले करे. अब इस टीम में कौन कौन होता है? इस टीम में होंगे आपके जनरल टीचर्स हो गए, आपके स्कूल के जो हेड मास्टर्स हैं वो हो गए, आपके पेरेंट्स, आपके विलेज एजुकेशन कमेटी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स एंड चिल्ड्रन विदाउट स्पेशल नीड्स, इन सब का ही बहुत अहम रोल है. चिल्ड्रन विदाउट स्पेशल नीड्स का अहम रोल है क्योंकि ये इन बच्चों के साथ खेलते हैं, बैठते हैं, पढ़ते हैं, उठते हैं. तो स्कूल की सारी ही जो आपके जो काम होता है स्कूल में, बोथ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स एंड चिल्ड्रन विदाउट स्पेशल नीड्स हैव टू डू इट टुगेदर. पेरेंट्स जो हैं, आई डोंट हैव टू से कि पेरेंट्स का रोल क्यों इंपॉर्टेंट है, वो इन बच्चों को एक्सेप्ट करेंगे, उनका केयर करेंगे, उनका मैनेजमेंट करते हैं एंड देन they have to send these children with special needs to regular school. So parental awareness has to be there, parents have to be involved in the learning process of their children. आपकी VCs और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी हैव टू सी कि ये बच्चे जब ये स्कूल में आना शुरू करें, दे शुड नॉट ड्रॉप आउट एंड दे शुड बी एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द स्कूल. देन आपके जनरल टीचर्स जो हैं, जब तक वो इन बच्चों को ठीक तरीके से पढ़ाएंगी नहीं, इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगी, दूसरे बच्चों को नहीं सिखाएंगी कि आपको भी इन बच्चों को एक्सेप्ट करना है, in process of inclusion in a school or a classroom perhaps might not be very successful if a general teacher is not actively involved in the entire process. ये हम ये देखते हैं कि कैसे स्पेशल स्कूल जो है वो बिल्कुल ही जनरल सिस्टम से अलग है, बिल्कुल इन बच्चों को अलग कर देता है, किंतु जो इंक्लूजन है इट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ योर रेगुलर स्कूल सिस्टम. और जब तक इंक्लूजन नहीं होगा, सही मायने में नहीं होगा, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स might not be able to be a very important part of the society where they have to live, where they have to eat. ओके, हमारे पास एक कॉल है, हम एक कॉल को ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम चर्चा जारी रखेंगे. प्लीज आस्क योर क्वेश्चन प्लीज. हेलो, अपना सवाल पूछें. लगता है हमारे पास कॉल नहीं आ पा रहा है किसी कारणवश, हम अपना चर्चा जारी रखते हैं. डॉक्टर प्रिया चड्ढा प्लीज. हेलो. हाँ, यस. हाँ, अभी कॉल ट्रांसफर की थी, होल्ड कीजिए, मैं करती फिर से. हाँ प्लीज. हेलो.
हेलो। हाँ, आपकी आवाज़ सुन रहा हूँ, आप बताएं। नमस्कार आप सभी विशेषज्ञ लोगों को। आपको भी नमस्कार। मैं स्वावलंबन करके एक संस्था से बोल रहा हूँ। मेरा नाम अमित सोलंकी है। जी पुनर्वास अधिकारी के रूप में काम करता हूँ। जी बताएं। मेरा डॉक्टर संजय प्रसाद जी से जी और मैडम चड्डा से सवाल है जी कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन, जी ये इस तरह के जो टर्मिनोलॉजी है ये बहुत इस्तेमाल में की जाती है, लेकिन जी अक्सर इन टर्मिनोलॉजीज को लेकर के काफी भ्रांतियां पैदा हो जाती हैं। तो मैं यह आग्रह करूंगा कि कृपया उदाहरण के साथ इन तीनों में अंतर स्पष्ट करें। दूसरा, हम ये चाहते हैं कि भारत सरकार इस तरह से ये डुप्लीकेशन क्यों करती है स्कीम के अंदर। कहीं आईईडी स्कीम है, कहीं सर्व शिक्षा अभियान है, कहीं वो बोलते हैं कि इसमें इंक्लूसिव एजुकेशन है, कहीं बोलते हैं स्पेशल एजुकेशन है, कहीं बोलते हैं कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन है। तो इनका एक ही स्कीम क्यों नहीं बना देते हैं इसको, और उसकी स्पष्ट गाइडलाइंस जो है, मार्गदर्शिका जो है जी वो स्पष्ट करें, और जिससे कि आम व्यक्ति को किसी तरह का, एक माता पिता को, जो विकलांगों के माता पिता है, उनको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। और जी तीसरा सवाल मैं ये पूछना चाहता था कि बिहार में जी सर्व शिक्षा अभियान की क्या स्थिति है, इसको जरा स्पष्ट करें कि कितना जो है उसका टारगेट फिक्स किया गया था और कितना उसका जो है टारगेट की प्राप्ति की जा सकी है। धन्यवाद सर। धन्यवाद। धन्यवाद। मैडम, हमारे पास जैसे कि दोनों 3 सवाल पूछे, इसके बारे में आप बताना चाहेंगे या डॉक्टर संजय कांत प्रसाद? प्लीज़ प्रसाद जी, आप बताएं हमारे दर्शकों को। पहला सवाल आपने बहुत अच्छा सवाल किया सोलंकी साहब। सोलंकी साहब। सबसे पहला जो सवाल है आपका वो है कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन और ये स्पेशल एजुकेशन, ये तीनों जो हैं सो टर्मिनोलॉजी काफ़ी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और काफ़ी उसके संबंध में भ्रांतियां हैं लोगों में। बिल्कुल सही कहा तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये सभी अपने अपने स्तर पे सभी जो टर्मिनोलॉजी है अपना अपना महत्व रखती हैं। जैसे कि इंक्लूसिव जो बात करते हैं हम, इंक्लूसिव का तो इंक्लूजन एक कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है, ये एक फ़िलॉसफी है जो कि हम एक बहुत ही रूट में है हमारा ये फ़िलॉसफी इंक्लूजन। और अगर इसकी रूट में हम जाएंगे तो देखेंगे कि इंक्लूजन एक ऐसा शब्द है जो कि पूरे सभी हमारे समाज के पूरे बच्चों को एक जगह पर लाने की कोशिश करता है, और जिसमें कि कोई विभिन्नता नहीं है, किसी बच्चे में भेदभाव हम नहीं करते हैं इंक्लूजन में। जहाँ तक इंटीग्रेशन का सवाल है, जो हम इंटीग्रेटेड, अभी हम एजुकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम तीनों वर्ड की बात कर रहे हैं, तीन जो हमारे टर्मिनोलॉजी हैं, इंक्लूजन, इंटीग्रेटेड एंड स्पेशल, इसकी बात कर रहे हैं। जहाँ तक इंटीग्रेशन की बात है तो इंटीग्रेशन जो हमारा शब्द है जिसका हम उपयोग करते हैं, वो करते हैं इसलिए कि एक बच्चा जो विशेष आवश्यकता का बच्चा है और एक जो हमारे सामान्य बच्चे हैं, दोनों को एक साथ मिला करके और एक साथ एक अवस्था के बाद मिलाया जाए। यानी कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको भी एक स्तर तक हम लाते हैं, और जबकि वो सामान्य बच्चों के साथ समाहित होने के लायक बन जाते हैं, तब हम उनको इंटीग्रेट करते हैं। और जब उस इंटीग्रेट करके उनके साथ समाहित करके जब हम शिक्षा प्रदान करते हैं, तब उनको हम इंटीग्रेटेड एजुकेशन कहते हैं। जहाँ तक विशेष शिक्षा की बात है तो विशेष शब्द अपने आप में जो है ना पूरी तरह से अपना अर्थ जो है सो सामने रखता है, इसलिए कि वैसे बच्चे जो कि सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, या सामान्य बच्चों के साथ उनको बैठने में, या जो अगेन हम इंक्लूजन का वर्ड यूज करेंगे कि इंक्लूड होने में, अपने आप को मेन स्ट्रीम होने में जो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, पहले हम उन दिक्कतों का निराकरण करें, पहले जो समस्याएं आती हैं उनका निराकरण करें। उसके बाद यानी कि विशेष आवश्यकता उनकी तब तक बनी रहती है जब तक कि वो मेन स्ट्रीम में, समाज की मुख्य धारा में आने लायक नहीं बने रहते हैं, तब तक उनको हम विशेष आवश्यकता के बच्चे की श्रेणी में रखते हैं। और तब तक जो शिक्षा देते हैं वो विशेष, क्योंकि वहाँ पर जो मेथोडोलॉजी यूज़ किया जाता है, जो टीचिंग स्ट्रेटजी यूज़ किया जाता है, वो विशेष होता है, वो थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि उनके नीड के अनुसार होता है। अगर हम विशेष तौर पे थोड़ा सा अगर साइकोलॉजी को, मनोविज्ञान की तरफ जाएंगे, तो जो हमारा व्यक्तित्व का सिद्धांत है उसमें भी बेसिक जो सिद्धांत है वो है कि एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक इन इट्स ओन बिहेवियर और इन इट्स ओन पर्सनैलिटी। तो ये
ये भी बच्चा जो है सो अपने आप में एक यूनिक है, इसके भी नीड्स अलग हैं। फ़र्क इतना ही है कि वो भी बच्चा है लेकिन उसके नीड्स अलग हैं। हमें उन नीड्स को पहचानना है, उस नीड्स को पहचान करके उनको पूरा करने के लिए प्रयत्न करना है। और वो प्रयत्न हम करते हैं एक विशेष आवश्यकता, एक इंटीग्रेटेड सेटअप में, और दूसरा एक इंक्लूसिव सेटअप से। तो जो इंक्लूसिव की बात है वो हम दोनों में इंक्लूड कर सकते हैं, दोनों में रख सकते हैं, क्योंकि यह एक पूरी तरह से एक फ़िलॉसफी है। मैं समझता हूँ कि सुबोध जी मैंने काफ़ी नहीं, हद तक कोशिश किया है। बिल्कुल सही कहा आपने इसके बारे में, इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में, और ख़ास कर उन्होंने कहा इंटीग्रेशन में कहाँ तक इंटीग्रेशन किया जाता है समान बच्चों के साथ, विशेष बच्चों को, और उनके विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ में, चाहे वो सोशल एक्टिविटीज़ हो या किसी और दूसरी एक्टिविटीज़ हो। खासकर एजुकेशन सिस्टम के बारे में चर्चा करें तो उसके लिए इन्होंने कहा इंक्लूसिव एजुकेशन में सेम इन्वायरमेंट में ही उस प्रकार के बच्चों को उन्हीं इन्वायरमेंट में उन्हीं ट्रेन टीचर्स के द्वारा एजुकेशन प्रदान किया जाता है। धन्यवाद प्रसाद जी। उनका दूसरा सवाल था जो ये जो टर्मिनोलॉजी जो गवर्नमेंट की जो स्कीम है, कहीं पर ये सर्व शिक्षा अभियान के नाम से जाना जाता है, कहीं पर IEDC के नाम से जाना जाता है, तो डिफरेंट नॉमेनक्लेचर जो यूज़ किए जाते हैं इसके बारे में जो भ्रांतियाँ पैदा हुई उसके बारे में वो जानना चाहते हैं। आप कुछ प्रकाश डालेंगे इस पर? मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे हमारे पास अभी 2-3 स्कीम हैं, मुख्य तौर पे भारत सरकार के द्वारा प्रायोजित परियोजनाएं हैं। उसमें सबसे पहली परियोजना है जो IEDC स्कीम, समेकित शिक्षा जो कार्यक्रम है, वो भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा संचालित है। आप कह रहे हैं इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड। अब उस स्कीम का नाम भी बदलने वाला है, लेकिन अभी तक जो हम जानते हैं IEDC स्कीम के नाम के तौर पे जानते हैं। और वो भारत सरकार सर्व शिक्षा अभियान का एक अंग है। ये सर्व शिक्षा अभियान का अंग नहीं है, ये भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सेकेंडरी डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा संचालित की जाने वाली परियोजना है। और ये परियोजना जो है सो पूरे सभी बच्चों के लिए है जो सेकेंडरी लेवल तक पढ़ाई करते हैं उनके लिए। दूसरा जो सर्व शिक्षा अभियान में है उसमें IED एक कंपोनेंट है। एक सर्व शिक्षा अभियान एक बहुत ही विस्तृत परियोजना है भारत सरकार की, जो कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का सर्वव्यापीकरण के लिए बनाया गया है। और उसमें बेसिकली क्या है कि हम वैसे बच्चों को लेते हैं जो 6 से 14 वर्ष की उम्र के, यानी उनका प्रारंभिक शिक्षा, हमारा मुख्य उद्देश्य सर्व शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन के साथ साथ प्रारंभिक शिक्षा, जो कि क्लास 8 तक होता है। तो उसके लिए वो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ये एक कंपोनेंट है। जैसे अन्य कंपोनेंट है उस तरह से एक IED भी कंपोनेंट है इसमें। और तीसरा जो विशेष शिक्षा का स्कीम है, जैसा कि उन्होंने कहा काफ़ी अच्छा कि विशेष शिक्षा का स्कीम है, वो भारत सरकार की जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय है उसके लिए। और वो स्कीम केवल स्पेशल यानी विशेष विद्यालय चलाने के लिए है कि हम विशेष विद्यालय खोल के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को इस लायक बना सकें कि वो सामान्य विद्यालय में समाहित हो सके। तो ये सभी स्कीम का, सभी योजनाओं का अपना अपना उद्देश्य है और सभी अपने उद्देश्य के अनुसार ही काम कर रहे हैं, इसलिए इसमें ऐसे कोई कन्फ्यूजन वाली बात है नहीं। अच्छा, तीसरा सवाल था उन्होंने जो बिहार के संदर्भ में कहा, चूँकि बिहार में इस प्रकार के जो सर्व शिक्षा अभियान का जो एक अंग बताया, IED स्कीम बताया, इसका इम्प्लीमेंटेशन और इसका स्टेटस क्या है और इस प्रकार कहाँ तक की योजना इम्प्लीमेंट की गई है बिहार स्टेट में और इसका स्टेटस किसके बारे में मैडम आप जवाब देना चाहेंगे प्लीज़? बिहार में SSA में जो अभी तक प्रोग्रेस हुई है वो ये है कि हमने सर्वे करके बच्चों को हमने उनकी संख्या कितनी है हमें मालूम है कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कितने हैं बिहार में। और उनमें से मेरे आई डोंट हैव द एग्जैक्ट फिगर्स, एग्जैक्ट डेटा मेरे पास नहीं है अभी प्रोग्रेस का, लेकिन इतना पता है कि अराउंड 70% ऑफ दीज चिल्ड्रन हैव बीन एनरोल्ड। और मेरे ख्याल से आलिमको के थ्रू बच्चों को एड्स एंड अप्लायंसेस भी बांटा है। CRCC जो क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर्स हैं उनका ट्रेनिंग भी हो गया है। और इन्होंने VEC का एक ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाया है कि VEC का क्या रोल है इन बच्चों को शिक्षा में रेगुलर स्कूल्स में लाने के लिए। एक टीचर ट्रेनिंग मॉड्यूल भी इन लोगों ने बनाया है। लेकिन फिर भी बिहार में अभी जो स्थिति थी वो कुछ दिन पहले तक ये था कि हमें लग रहा था इंक्लूसिव एजुकेशन में बहुत ज़्यादा काम नहीं हो पाया है। इसीलिए अभी लास्ट मंथ इनफैक्ट 8 और 9 को बहुत बड़ी वर्कशॉप इंक्लूसिव एजुकेशन में किया है स्टेट ने अंडर SSA, जिसमें उन लोगों ने एक प्लान ऑफ एक्शन डेवलप किया है, जिसके अंडर ये तय हुआ है कि सर्वे फिर से होगा बच्चों को, और जो बच्चे नहीं आए हैं हमारी पकड़ में, कोशिश की जाएगी कि उन बच्चों को हम फिर से सर्वे करके दे आर ऑल्सो कैप्चर्ड
एंड एड्स एंड अप्लायंसेस दिए जाएंगे और रिसोर्स टीचर्स विल आल्सो बी अपॉइंटेड एट द ब्लॉक लेवल एट द रेट ऑफ 3 in each and every block, so that the special support that children with special needs जिस स्पेशल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, that support can be provided to these children with the help of these resource teachers. तो मैडम क्या उम्मीद करें इस प्रकार का जो आप स्कीम है कब तक लागू हो रही है बिहार स्टेट में? I think the process is already started. अभी हुआ है ये वर्कशॉप, तो उस पर कुछ मेजर डिसीजंस जो लिए हैं, तो आई थिंक बाय जनवरी द प्रोसेस शुड बिगिन. धन्यवाद मैडम. जैसा कि चर्चा इनके साथ हम कर रहे थे, डॉक्टर अनुप्रिया चड्डा के साथ खास को बता रही थी इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम के लिए टीम अप्रोच का होना कितना आवश्यक है, रोल पेरेंट्स का क्या रोल है, एजुकेशन टीचर का, एजुकेटर्स का क्या रोल होता है, खासकर जो पीयर ग्रुप्स होते हैं उनका भी क्या इन्वॉल्वमेंट होता है, इनके बारे में आप चर्चा जारी कर सकते हैं मैडम प्लीज़. इसके बाद मैं फोकस करूंगी कि एक जनरल टीचर का क्या रोल होता है जब हम विकलांग बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जब जोड़ते हैं. जनरल टीचर को मैं इसीलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ कि इंक्लूसिव एजुकेशन तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब तक कि जनरल टीचर इज़ रियली टेक्स लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन द लर्निंग ऑफ दीज चिल्ड्रन. और जैसे कि मेरे कॉलीग डॉक्टर प्रसाद ने बोला कि इन बच्चों की ज़रूरतों को समझना बहुत ज़रूरी है, तो वैसे जब हम जनरल टीचर्स की बात करते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट दीज टीचर्स दे नो कि इन बच्चों की लर्निंग नीड्स क्या हैं और इनको कैसे इन बच्चों को हमें पढ़ाना है. फिर है क्लासरूम मैनेजमेंट. बहुत ज़रूरी है कि टीचर जो है. कॉल फ्रॉम दाऊद. मैडम हमारे पास एक कॉल है दाऊद से, हम कॉल ले लेते हैं, इसके बाद फिर ये चर्चा जारी रखेंगे. प्लीज़ दाऊद आप अपना सवाल पूछे. हेलो. यस प्लीज़. मैं दाहोद गुजरात से ब्लाइंड वेलफेयर काउंसिल यूसुफी कापड़िया बोल रहा हूँ. जी सर. मेरे 2 सवाल है सर. एक ये जो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत हर डिस्ट्रिक्ट में आईडी कोऑर्डिनेटर रखा गया है, उनमें कोई ये समझ नहीं है कि भाई क्या करना चाहिए. अभी यहाँ दाहोद डिस्ट्रिक्ट में हमारे कैंप हुए आईडी कोऑर्डिनेटर के, तो वो लोग डॉक्टर्स लोग को बोलते हैं कि भाई हमको 40% के नीचे का सर्टिफिकेट दो, क्योंकि 40% ऊपर वाले का सर्टिफिकेशन का जो बेनिफिट है वो आईडीसी प्रोग्राम में मिलता है, इसलिए हमको 40% के नीचे वाले का सर्टिफिकेट दो जिसकी वजह से उनको लाभ ले सके. अभी हमारे पास बहुत सारे केस इतने जैसे कि कहीं के 70% के सर्टिफिकेट हमारे पास मौजूद है और 40% बिलो 40% के सर्टिफिकेट सर्व शिक्षा आईडी कोऑर्डिनेटर के पास है. इसके लिए भ्रामक पैदा होती है कि क्या करना चाहिए. इसलिए सर्व शिक्षा अभियान के कोऑर्डिनेटर के पास ये प्रॉपर गाइड नहीं है कि उनको क्या करना चाहिए, इसलिए उनके लिए मार्गदर्शन दिया जाना चाहिए कोऑर्डिनेटर के. दूसरा सवाल मेरा ये है कि गुजरात में सर्व शिक्षा अभियान की स्थिति स्टेटस बताना चाहिए. और तीसरा सवाल मेरा आईडीसी प्रोग्राम के लिए है कि आईडीसी प्रोग्राम में जो गुजरात में चल रहा है वो अच्छा चल रहा है, हम ऐसा मानते हैं. और हमारी नोडल एजेंसी और गुजरात सरकार कई में ऐसा होता है कि एजेंसी जो होती है 1 से 2 या 3 होती है, उनमें डुप्लीकेशन बहुत होता है. तो क्या भारत सरकार की ओर से ऐसा कोई निर्देशन नहीं दिया जा सकता कि भाई एक डिस्ट्रिक्ट में या एक तहसील में एक संस्था काम कर रही हो तो दूसरे को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाना चाहिए. धन्यवाद सर. नमस्कार. धन्यवाद सर. हमारे पास मैडम 3 सवाल उन्होंने पूछा. पहला सवाल उन्होंने कहा था, ये पूछा था जो आईडी कोऑर्डिनेटर्स का क्या रोल है, क्या उनके लिए कोई गाइडलाइन निर्धारित की गई है, किस प्रकार उन्हें अपने काम को एक्सिक्यूट करना चाहिए, क्योंकि वहाँ रोल डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं. जो खासकर जो वहाँ डॉक्टर्स हैं उनके साथ उनका कहीं ना कहीं क्लैश हो रहा है, इनके बारे में जानना चाहेंगे. दूसरा सवाल उनका है गुजरात में सर्व शिक्षा अभियान का क्या स्टेटस है. जैसा कि हमारे पास पहले सवाल आया था बिहार के बारे में, आई थिंक ये एग्जैक्टली सवाल उन्होंने पूछा है गुजरात के बारे में. और तीसरा सवाल है आईडीसी गुजरात में, इसमें जो किस प्रकार की जो अभी जो डिस्क्रिमिनेशंस हो रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट भी क्लियर नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, इस रोल के बारे में वो जानना चाहती हैं. इनके बारे में आप दोनों में से कोई बताना चाहेंगे? संजय कांत जी, आप प्रसाद जी, आप बताना चाहेंगे? पहले बता रहे हैं. ओके मैम प्लीज़. पहले 2 सवालों का मैं दे दूंगी, तीसरा का जी. संजय कैन हैंडल. ओके, आईडी कोऑर्डिनेटर के रोल के बारे में. पहला सवाल, पहले तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आपने हमें ये बताया कि आईडी कोऑर्डिनेटर्स की एसएसए में कुछ तरह का कंफ्यूजन है. सबसे पहले आई वुड लाइक टू मेक वन थिंग क्लियर कि अंडर एसएसए देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ 40% चिल्ड्रन.
In SSA, all children with or without special education needs have to be included, और SSA does not talk about degree. अगर बच्चे को 5% डिसेबिलिटी है, 10% डिसेबिलिटी है, 70% डिसेबिलिटी है, 75% की है, all children have to come to school, or and if they cannot come to school, then they have to be provided learning in some other setting. It can be home based education, it can be through distance learning. लेकिन प्लीज़ SSA में कोई 40% मात्रा वाली जो बात है वो बिल्कुल गलत है. SSA is open for all children, no matter what is the degree, what is the type of special need that the child has. और मैं आपकी इस बात से बिल्कुल मानती हूँ कि आईडी कोऑर्डिनेटर डिस्ट्रिक्ट लेवल को किस प्रकार की ट्रेनिंग की ज़रूरत है. हमने नेशनल लेवल पे एक मैनुअल तैयार किया है कि व्हाट इज़ इंक्लूसिव एजुकेशन अंडर SSA, कैसे स्टेट्स इस प्रोग्राम को चलाएं, और ये बहुत अगले ही हफ्ते दिस विल बी प्रिंटेड एंड इट विल बी सेंड टू ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स. तो हम आशा रखते हैं कि इस मैनुअल को पढ़ने के बाद स्टेट्स अपने अपने लेवल पे अपने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स की किसी ना किसी तरह की ट्रेनिंग ज़रूर करवाएंगे, ताकि इस प्रकार की जो कन्फ्यूजन्स आती हैं वो आगे से ना दे डोंट रिटार्ड द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोग्राम. दूसरा सवाल था आपका कि गुजरात में SSA में क्या प्रोग्रेस हुआ है. वेल, सबसे पहला तो ये है कि गुजरात इज़ वन स्टेट जो ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन की हेल्प से, जो कि एक NGO है, SSA का आईडी प्रोग्राम SSA का आईडी प्रोग्राम को चला रहा है. एंड हमने सी अगेन आई डोंट हैव द एग्जैक्ट डेटा विद मी, मेरे पास एग्जैक्ट 35 स्टेट्स का डेटा तो अभी नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे हुआ है गुजरात में. बच्चे हमारे पकड़ में आए हैं, बच्चे एनरोल भी हो रहे हैं स्कूल्स में, स्कूल्स को बैरियर फ्री भी बनाया जा रहा है, विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग्स हो रही हैं. इनफैक्ट टीचर्स को जो ट्रेनिंग दे रहा है वो BPA के हेल्प से ही हो रहा है, और कम्युनिटी अवेयरनेस बहुत ज़ोर से हो रही है, और काफ़ी पोस्टर्स डेवलप किए हैं, काफ़ी गाइड बुक्स डेवलप की हैं, काफ़ी गुजरात में लोग गुजराती लैंग्वेज में जो हमने नेशनल पर जो मॉड्यूल्स बने हैं उनको भी ट्रांसलेट किया गया, स्कूलों में उनको बांटा है. तो अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी काफ़ी हो रहे हैं. सो इन ब्रीफ आई वुड से कि इन गुजरात इंक्लूसिव एजुकेशन में हर एक एस्पेक्ट पे प्रोग्रेस इज हैपनिंग इन द स्टेट ऑफ गुजरात. थर्ड क्वेश्चन के लिए आई रिक्वेस्ट मिस्टर प्रसाद. मैडम, जैसे कि अभी आपने बताया, एक मिनट प्रसाद जी, आप थोड़ा और क्लियर कर दें, क्योंकि ऑडियंस ने सवाल पूछा है, जो रोल ऑफ द आईडी कोऑर्डिनेटर्स, क्या कोई गाइडलाइन इनके लिए बनी है मैडम? बिल्कुल बनी है. तो क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को, वो गाइडलाइन कहाँ से कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर कहाँ से ले सकते हैं? ओके, एक्चुअली ये जो गाइडलाइंस हैं ये नेक्स्ट वीक तक पूरी प्रिंट हो जाएंगी. दीज विल बी सेंट टू ऑल द SSA स्टेट मिशन सोसाइटीज़ एज वेल एज द डिस्ट्रिक्ट SSA मिशन सोसाइटीज़. तो ऑल जितने भी आईडी कोऑर्डिनेटर्स हैं, दे शुड कॉन्टैक्ट देयर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस and they should be able to access this manual maybe from the month of mid-January or by 20th January के बाद they will be able to get the copy of these guidelines. तो इस संदर्भ में कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, खासकर गाइडलाइन के बारे में, क्या पब्लिकेशन है, तो हम क्या ऑडियंस को ये बताएं जो आपसे संपर्क कर सकते हैं राइटिंग में? जी हाँ, बिल्कुल जी, धन्यवाद. यूसुफ कपारिया जी, हमारे ख्याल से आप लाइन पे होंगे, आपने सुना होगा जो इन्फॉर्मेशन दिया. कोई और जानकारी चाहिए तो आप मैडम से फ़ोन से या पत्र व्यवहार करके ले सकते हैं. प्रसाद जी, जो तीसरा सवाल था आप इनका जवाब देंगे. जहाँ तक आपके तीसरे सवाल का उत्तर है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी भी परियोजना का, जैसे IEDC भी एक परियोजना है, स्कीम है, किसी भी परियोजना का सबसे प्रथम लक्ष्य जो होता है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है कि अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करें. और आपने कहा कि बहुत सारे डुप्लीकेशंस होते हैं इम्प्लीमेंटेशन में, तो डुप्लीकेशन वाली बात नहीं है, क्योंकि जब हम ये परियोजना किसी न किसी स्कूल में लागू करते हैं, किसी न किसी स्कूल को देते हैं जिसमें कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं वो आकर के और शिक्षा ग्रहण कर सकें और इस परियोजना का लाभ उठा सकें. तो जहाँ तक डुप्लीकेशन की बात है, हमने समझते हैं कि ये डुप्लीकेशन है कि सभी स्कूल जो भी उस परियोजना के मानदंड को पूरा करता है, नॉर्म को पूरा करता है, उस परियोजना को संचालित कर सकता है. और दूसरी जो बात है कि भारत सरकार के दिशा निर्देश की, तो इस संबंध में मैं ये कहूँगा कि आपका सजेशन है और आपकी सजेशन को ज़रूर आगे बढ़ाया जाएगा. और इसके संबंध में एक IEDC का भी हाल में RCI ने एक सर्वे किया था, और सौभाग्यवश मैं उस सर्वे टीम का एक सदस्य था. तो गुजरात में तो ये परियोजना बहुत ही अच्छी तरह से चल रही है, जैसा कि सर्वे में पाया गया, जैसा कि स्टडी में पाया गया. और गुजरात एक मॉडल के रूप में उभर के आया था. इनफैक्ट उस समय हमारे स्टडी में, RCI के स्टडी में, तो उस स्टडी के भी बहुत सारे जो बिंदु सामने आए हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए हैं, उनको भी भारत सरकार के समक्ष रखा गया है. और हम समझते हैं भारत सरकार उचित माध्यम से और उचित समय पर इस निर्णय लेगी.
धन्यवाद प्रसाद जी। हम चर्चा जारी रखेंगे। मैडम बता रही थी रोल ऑफ जनरल एजुकेशन टीचर के बारे में, इंक्लूजन में क्या किया जा सकता है। मैडम आप संक्षिप्त जानकारी दें। हमारे पास दूसरा सवाल है जो हम प्रसाद जी के पास भी जाएंगे, प्लीज़। क्लासरूम मैनेजमेंट के बाद ये ज़रूरी है कि टीचर जो है हर बच्चे की पेस ऑफ लर्निंग को समझे। दे आर सम चिल्ड्रन हु लर्न फास्ट, सम चिल्ड्रन हु लर्न स्लो, सम चिल्ड्रन नीड मोर सपोर्ट, सम चिल्ड्रन नीड लेस सपोर्ट। तो टीचर को इन सब बातों को ध्यान में रखते ही क्लासरूम में शी शुड कंटिन्यू विद हर प्रोसेस ऑफ टीचिंग। Then it is also important that a teacher does some kind of networking with parents, colleagues। पेरेंट्स को एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा समझे बच्चों के लर्निंग प्रोसेस का, और बिल्कुल कांस्टेंट टच में रहे, एंड दे शुड कीप इन्फॉर्मिंग द पेरेंट्स अबाउट द परफॉर्मेंस दैट द चाइल्ड शोज इन द क्लासरूम। और जहाँ तक पॉसिबल हो सके थ्रू ट्रेनिंग एंड थ्रू एक्सपोजर, अ टीचर शुड ट्राई टू यूज सम न्यू मेथड्स ऑफ टीचिंग सो दैट learning reaches all children who are coming in his or her classroom। And for inclusion ये बातें ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी है। याद रखें कि some help has to be provided to some children with special needs in regular school। without appropriate support service, without appropriate help, inclusive education might not be very successful। स्कूल में जो भी हैं, हेड मास्टर्स, बच्चे, विकलांग बच्चे, आपके साधारण बच्चे, all have to be involved in the process of inclusion। एंड thirdly, some changes, जैसे मैंने बताया, बैरियर फ्री एक्सेस, टीचर ट्रेनिंग, रिसोर्स सपोर्ट, एड्स एंड अप्लायंसेज, इन सब चीज़ों के अलावा some changes might have to be made in the schools also so that they are able to absorb all the children who come to them to get some kind of admission and get some kind of learning। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक रिसोर्स टीचर, एक फोटोग्राफ है कि कैसे एक रिसोर्स टीचर एक हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे को विद द हेल्प ऑफ विजुअल एड्स पढ़ा रहा है। और दिस इज अ रिसोर्स सपोर्ट दैट इज वेरी क्रूशल फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, एंड ऑल स्कूल must devise methods of providing this kind of resource support। Thank you। थैंक यू डॉक्टर प्रिया चड्डा। इन्होंने खासकर जो जानकारी दी आज हमारे ऑडियंस को इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम के बारे में, और जो भी हमारे पास दर्शकों से सवाल आए थे इंक्लूशन, इंटीग्रेशन, स्पेशल एजुकेशन सिस्टम के बारे में जो भ्रांतियाँ फैली हुई थी उनके बारे में उन्होंने कुछ काफ़ी हद तक इंफॉर्मेशन दिया। और ख़ासकर इन्होंने बताया जो इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए क्या क्या होना चाहिए, ख़ासकर ग्रास रूट लेवल पर प्राइमरी स्कूलों में एजुकेशन पेरेंट्स का क्या रोल होगा, एजुकेशन जनरल एजुकेशन टीचर का क्या रोल होगा, बैरियर फ्री एक्सेस का होना आवश्यक है, ख़ासकर पीयर ग्रुप जो हैं जितने भी जो साथी हैं उनके संगी उनका भी एटीट्यूड और कम्युनिटी का एटीट्यूड भी इसके इंक्लूजन में, खासकर डिसेबल्ड बच्चों के इंक्लूजन में भी आवश्यक है। अच्छा, हमारे पास एक कॉल है भोपाल से, हम एक कॉल लेते हैं। प्लीज़ अपना आप सवाल पूछें। हेलो हेलो, यस प्लीज, यस, हाँ हाँ पूछिए अपना सवाल। जो मोबाइल टीचर रख रहे हैं हर ब्लॉक के लिए एक टीचर रख रहे हैं, वो कैसे इतना स्कूल को कवर कर पाएगा? और इंडिया में जो रूरल एरिया इतना खराब है और पहुंचने में बच्चे को भी बहुत टाइम लगेगा, उसके लिए क्लास आवर कुछ बढ़ा रहे क्या? तीसरा चीज़ है जो नॉर्मल टीचर है उनको कुछ बेनिफिट और दे रहे क्या? देखिए ये सवाल जो है उन्होंने पूछा है, जो मोबाइल टीचर होते हैं आईडी स्कीम में जो डोर टू डोर जाते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, खासकर हमारे ख्याल से उनके वर्किंग आवर के बारे में, ये पॉलिसी डिसीजन की बात, इसके बारे में आप लोग कुछ बताना चाहेंगे? प्रसाद जी बताना चाहेंगे क्या ये पॉलिसी डिसीजन की बात है? फिर भी समझता हूँ कि इस संबंध में जो कि अभी तो एक शुरुआत है और मोबाइल टीचर सभी जगह नियुक्त किए जा रहे हैं, तो इसको देखते हुए आगे क्या होगा इसके कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन और कुछ भी निर्णय दिया जाना या कुछ ऐसा होगा कुछ प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। और ये एक पॉलिसी लेवल का बात है जैसा कि सुबोध जी ने कहा, तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये एक तरह से हमारा विषयांतर होगा अगर हम इसकी बात करना चाहेंगे तो, और बात करना भी सही नहीं है। जी धन्यवाद डॉक्टर प्रसाद। अभी काफ़ी इन्फॉर्मेशन दिया मैडम ने, खासकर आपने भी हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब दिया। आप फ़िलहाल थोड़ी जानकारी संक्षिप्त में दे, समय कम है और हमारे पास एक और स्लाइड्स हैं जो मैडम दिखाना चाहेंगे। द रोल ऑफ कम्युनिटी और पेरेंट्स, इनका क्या रोल है इंक्लूसिव एजुकेशन के, खासकर विकलांग बच्चों के बारे में आप संक्षिप्त में जानकारी दें प्लीज़ डॉक्टर। धन्यवाद सुबोध जी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि
और एक हमारे यहाँ बहुत ही प्रचलित धारणा है, धारणा नहीं कहेंगे बल्कि ये एक बहुत ही सत्य है, परम सत्य है कि शिक्षा जो है सो परिवार से शुरू होता है। हमारा जो परिवार है वो प्रथम विद्यालय माना जाता है। उसी तरह से अगर हम इंक्लूजन की बात करते हैं तो इंक्लूजन भी परिवार से शुरू होता है, क्योंकि अगर परिवार सबसे पहला जो इंक्लूजन होता है वो परिवार में ही होता है। और वो इंक्लूजन शुरू होता है जब हम अपने बच्चे को एक्सेप्ट करते हैं एज इट इज़, जिस तरह का है बच्चा। जैसे विशेष आवश्यकता का बच्चा है तो हम उसको विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के रूप में एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्टेंस के पहले बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, उसमें एक बहुत ही मुख्य प्रक्रिया है, वो है रैशनलाइजेशन का। जो रैशनलाइजेशन होता है यानी कि हम अपने आप में एक्सेप्ट करने के पहले बहुत सारे तर्क वितर्क करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमारा बच्चा ऐसा नहीं है, या ये किसी और कारण से है, आगे जाके ऐसा होगा। मतलब हम खुद अपने आप में बहुत सारे सवाल जवाब करते हैं, और जब हम इस बात पे सहमत हो जाते हैं कि नहीं, हमारे बच्चे की आवश्यकता भिन्न है, हमें इसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इसके लिए आगे जो कदम उठाना है वो उठाएंगे, और इसे भी समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का कोशिश करेंगे, और वो जुड़ेगा। ऐसी अगर हम विश्वास जिस समय हमारे मन में आ जाती है, उसी समय हम अपने बच्चे को एक्सेप्ट करते हैं। और ये एक्सेप्टेंस ही इंक्लूजन का प्रथम चरण है, जैसा कि हमारा मानना है। हम समझते हैं, हमारी बात से आप भी सहमत होंगे। तो ये इंक्लूजन एज वेल एज एजुकेशन दोनों जो है सो प्रथम सबसे पहले हमारे परिवार से शुरू होता है। परिवार से निकल के ही आता है हमारे समुदाय में। जब हमारे परिवार यानी कि हमारे सोशल स्टिग्मा एज ए पेरेंट्स, एज ए गार्जियन, एक अभिभावक के रूप में, एक माता पिता के रूप में हमारा जो स्टिग्मा है वो समाप्त हो जाता है, तो हम अपने बच्चे को समुदाय के समक्ष लाने में थोड़ा भी हिचकते नहीं हैं। और फिर जब हम एक्सेप्ट कर रहे हैं तो समुदाय का जो सहभागिता होती है, समुदाय का जो पार्टिसिपेशन होता है, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता डॉक्टर चड्डा ने कहा कि इसमें एक टीम अप्रोच की बात है पूरे पुनर्वास प्रक्रिया में, रिहेबिलिटेशन प्रोसेस में। तो उस टीम अप्रोच में समुदाय एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और समुदाय के बहुत सारे सदस्य हैं। जबकि हमारा जो अपने आप में हमारे यहाँ का जो पारिवारिक जो ये है कल्चर है या संस्कृति है, वो भी एक बहुत ही सुदृढ़ है और काफ़ी उसका नींव पक्का है। क्योंकि हमारे जो पारिवारिक स्थिति में ही बहुत सारे लेसन्स मिल जाते हैं, पार्ट्स मिल जाते हैं, बच्चे को बहुत सारे सपोर्ट मिल जाते हैं। जैसे आपने सुबोध जी ने पहले कहा था पीयर ग्रुप का सपोर्ट, पीयर ग्रुप तो स्कूल में, साथ साथ हमारे भाई बहनों का सपोर्ट, वो भी सपोर्ट जो है एक बहुत ही अहम भूमिका निभाती है बच्चे के इंक्लूजन में, बच्चे के रिहेबिलिटेशन में। और जब बच्चा समुदाय में जाता है तो समुदाय के अन्य सदस्य, समुदाय हमारे पड़ोसी के बच्चे, वो सभी अपने अपने तौर पे एक भूमिका निभाते हैं बच्चे के रिहेबिलिटेशन में। और जब बच्चा समुदाय के ही स्कूल में, क्योंकि स्कूल हमारे समुदाय का एक अंग है, जब स्कूल में जाता है तो एक टीचर की भूमिका, जैसे जो आप अभी ऑलरेडी डॉक्टर चड्डा ने इसकी विस्तृत व्याख्या कर चुकी हैं, और उस टीचर की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितना कि एक अभिभावक की भूमिका, एक पेरेंट्स की भूमिका होती है। टीचर को भी अपनी जो धारणा होती है, अपना जो एटीट्यूड होता है, उसमें चेंज लाना। अगर हम ये समझते हैं कि नहीं ये बच्चा नहीं पढ़ सकेगा, तो हमें ये चेंज करके अपनी ये धारणा बनाना पड़ता है कि नहीं, ये बच्चे में भी उतनी ही क्षमता है जितना कि अन्य बच्चों में है। हो सकता है सभी बच्चे जिस तरह से अलग अलग यूनिक होते हैं, अपने आप में एक उनका परिचय होता है, अपनी आइडेंटिटी होती है, बच्चा का भी अपना आइडेंटिटी है, और हम उस बच्चे को एज इट इज़ वहाँ पर भी स्कूल में भी अपनाते हैं, तब हम उसकी शिक्षा के लिए आगे प्रयत्न करते हैं। और शिक्षक को भी उसकी शिक्षा के लिए जो आवश्यकता है, जो कॉम्पिटेंसी डेवलप होना चाहिए शिक्षक में, उसको डेवलप करने की कोशिश की जाती है। जिस तरह के जो आज विभिन्न प्रकार के स्कीम्स के द्वारा, और शिक्षक प्रशिक्षण का एक मुख्य अंग IED में शिक्षक प्रशिक्षण, ये एक मुख्य अंग है शिक्षक प्रशिक्षण का, जिसे दिया जा रहा है शिक्षकों को, और शिक्षकों को इस लायक बनाया जा रहा है कि वो उस बच्चे को शिक्षा देने के लायक रहें। प्रसाद जी, हमारे पास एक भोपाल से कॉल है, हम एक कॉल ले लेते हैं। हाँ, अपना सवाल पूछिए आप। भोपाल, अपना सवाल पूछिए। यस, हेलो। हाँ जी, पूछिए अपना सवाल। It's nice that the home-based learning program is being introduced in inclusive education. Okay. Will the faculty go to home to teach the child, or the child will be picked up from his or his residence? What sort of conveyance facility will be provided to them? ओके, धन्यवाद मैडम। प्रसाद जी, हमारे ख्याल से नाउ शी इज आस्किंग अबाउट द होम बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम, एंड शी इज आस्किंग द व्हाट काइंड ऑफ कन्वेंस फैसिलिटीज आर प्रोवाइड टू द पेरेंट्स of a disabled children. Dr. Chadda, could you please respond to this question? Yeah, thank you very much. It's a very good question.
In SSA, the home-based learning program, we are appointing resource teachers who are especially going to the homes of disabled children and providing them some basic training, and parents are being trained on the care and management of children with special needs. If a child has to be got to a particular place for being trained, then under SSA, conveyance allowance is also allowed. There is no fixed amount. Whatever the child needs is being given to the child as well as his parents, so that home-based learning can be carried out in the appropriate fashion. थैंक यू मैम। अभी जो हम डॉक्टर प्रसाद के पास जाएंगे, बता रहे थे पेरेंट्स कम्युनिटी का क्या रोल है। हम एक जानकारी आपसे लेना चाहेंगे जिसको मेरे दिमाग में आ रही है। पेरेंट्स, खासकर जो डिजेबल्ड बच्चे के पेरेंट्स हैं और वो इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहे या जानकारी उनके पास नहीं है, तो वो सबसे पहले कौन से ऐसे हैं ग्रास रूट लेवल पे जो गांव में रहते हैं, किनसे संपर्क करना चाहिए, इसके बारे में हमारे आप ऑडियंस को बता सकते हैं? देखिए सुबोध जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसा है कि जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत एवरी विलेज हैव ए विलेज एजुकेशन कमेटी, और उसके ऊपर है CRC है, BRC है, जहाँ सभी तरह के इन्फॉर्मेशन शिक्षकों के लिए उपलब्ध है, साथ साथ समुदाय के सभी सदस्यों के लिए उपलब्ध है। तो पेरेंट्स, माता पिता भी एक समुदाय के सदस्य के रूप में हैं, उनके लिए भी सभी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। और विशेष तौर पर मैं एक जानकारी देना चाहूँगा कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने एक पेरेंट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम डेवलप किया है, और मैं समझता हूँ RCI के सहयोग से ही वो प्रोग्राम है, और वो बहुत ही जल्दी लॉन्च होने जा रहा है। तो उससे संबंधित जो भी जानकारी होगी उस RCI के द्वारा भी मिल सकता है, और RCI के माध्यम से ये जानकारी पेरेंट्स प्राप्त कर सकते हैं कि कहाँ पे अधिक से अधिक जानकारी मिल सकती है। इस समय फ़िलहाल जो है सो वो अपने गांव में ही जो विलेज एजुकेशन कमेटी है जो जहाँ पर है, उनको वहाँ पर जानकारी मौजूद है। ज़रूरत है जानने की और वहाँ पर जानकारी प्राप्त करने की। गाँव में इस प्रकार की कमेटी ऑलरेडी वहाँ कंस्टिट्यूट हो चुकी है। धन्यवाद प्रसाद जी, हम काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया। हम डॉक्टर चड्ढा के पास जाएंगे, इनसे जानना चाहेंगे खासकर इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम में क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में हमारे ऑडियंस को संक्षिप्त में जानकारी दें। डॉक्टर चड्ढा प्लीज़। मेरे ख्याल से अगर आपके पास कोई CD है तो CD भी आप दिखा सकते हैं। बेहतर ये होगा कि विल वॉच अ CD कि क्लासरूम मैनेजमेंट, क्लासरूम में कैसे विभिन्न प्रकार के बच्चों के लिए वी कैन डू क्लासरूम मैनेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। हम देख रहे हैं क्लासरूम मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। मैडम एक्सप्लेन भी करते जाएंगे मैम। हम वीडियो फिल्म देख रहे हैं। हमारे ख्याल से ऑडियो प्रॉब्लम आ रहा है, फिर आप एक्सप्लेन। बेसिकली इसमें ये बताया गया है कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड जब रेगुलर स्कूल में आते हैं, सो हाउ डिफरेंट काइंड ऑफ सपोर्ट्स आर रिक्वायर्ड फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स and learning. Safety is an important factor for the child in the classroom, whether the child be disabled or non-disabled. The schools and classroom should be accessible for every child. Simple ramps can be made using locally available material for easy mobility of children on wheelchair and crutches. The visually impaired need to be made aware of the important places and steps in the school campus. A guided tour of the school for initial few days can greatly enhance their independent mobility. Sometimes we find that schools, there are no classrooms and very often no furniture. It is up to the teachers to organize seating arrangement to ensure that children with crutches and calipers are comfortable. These factors will make classroom management fulfilling and will lead to successful teaching and learning. Such children have 4 basic criteria for successful classroom inclusion. There should be enough repetition of the lesson. First of all, the teacher should understand the individual differences of all children in the classroom, irrespective of children with disabilities, so that he can use repetition that is necessary in order to make every child understand the concept in the classroom.
So repetitive exercises wherever necessary is a very important thing to make every child in the classroom understand the lessons. Simple language should be used. I think the teacher should have effective communication skills, the language that is used in the classroom. That should enable the children to understand the real lesson effectively. So that is very important thing. Every task should be broken into smaller parts. The teacher should be efficient enough to break the learning tasks into number of subtasks and fix priorities as well as targets, goals for the children to achieve. So this is a very, very important thing, and how effectively the teacher is able to break the lessons into subtasks for the child to learn. There should be use of real life experiences and use of visual aids and charts, pictures and maps which will help the child understand better. See, whatever the teacher is teaching, that should be supplemented by assistive devices like charts, three-dimensional objects, pictures, maps, etc. That should be multisensory in nature again. A tactile map in the case of a child with visual impairment, a visually attractive map in the case of a hearing impaired person. I think the assistive devices that should be supplemented by the instruction given by the teacher, that is also important. So if these things are taken care of, I think the child with visual disability in the classroom will be able to understand the lesson very effectively. The exciting part of it is that such simple teaching technique enhance better understanding and learning of non-disabled children too. So the fear of teachers that they would be required to devote too much of extra time for children with disability are unfounded. Children with hearing impairment require special attention in classroom seating to ensure the mental presence. Without fail, they should be seated in the front of the classroom, since they are usually skilled at lip reading, even if they wear hearing aids. The responsibility of the teacher would include speaking clearly and enunciating every word so that the hearing impaired student can follow the lesson. It also helps the slow learners and children with learning disabilities. In an inclusive education setup where you have deaf children studying with hearing children, the deaf children are faced with a unique kind of problem. They have to combine two tasks at the same time. One is they have to look at the teacher constantly to be able to lip read what she's saying. The second one is, while taking down notes, they have to bend down their heads and to see into their notebooks to write what the teacher is saying. So when they're doing this two tasks at the same time, they miss out on what the teacher is saying. So at this point of time, the deaf child may probably want to get the help from the teacher, and when he's doing that, he might emit some sounds, some high-pitched or low-pitched sounds. Next, let us look at the factors that can make visually impaired students feel motivated in an inclusive setting, and the role that you as a teacher have to play. Make the students with low vision sit in the front so that the little sight that they have can be best used in reading the blackboard. Check if the student needs visual aids, large print, or some other assistance, including a braille slate. Can we provide braille textbooks and tape-recorded texts? Today, both are available. During tests and examinations,
Does the student require some extra time to dictate to a scribe? Research and studies have indicated that visually impaired children often keep drumming their desks or tapping their teeth with their fingers during a class. As you are aware, the sighted child receives sensory stimulation, or you can say input, in variety of ways from his environment. It could be looking at the teacher, looking at the blackboard, looking at the book, looking at the model, looking even out of the window. So in that case, his environment or her environment is full of stimulation, and automatically it enhances his or her involvement in the teaching learning process, or in a way it enhances his or her learning. And this is superb when it comes to sighted children. Think of the blind child who doesn't get any stimulation, if at all, from his environment, because the distance sense is missing, which is vision. जैसा कि अभी हमने देखा खासकर क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में वीडियो जो फिल्म दिखाया गया, जिसमें किस प्रकार बच्चों के इफ़ेक्टिव लर्निंग सिचुएशन की लर्निंग के लिए कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिन पर ध्यान देना चाहिए, खासकर सिंपल लैंग्वेज के बारे में बताया, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स से, और ख़ासकर टास्क एनालिसिस के बारे में बताया, जिस प्रकार की जो भी विथ प्रायोरिटी में वैसे जो सिंपल टास्क उनको यूज़ किया जा सकता है बच्चों के पढ़ाने के संदर्भ में, और रियल लाइफ एक्सपीरियंस को यूज़ किया जा सकता है। अभी इस कार्यक्रम में जो कि इंक्लूसिव एजुकेशन से संबंधित हमारा कार्यक्रम था, 1 घंटे का प्रोग्राम था, इसमें काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन डॉक्टर अनुप्रिया चड्डा ने दिया, और ख़ासकर डॉक्टर संजय कांत प्रसाद जी ने भी अपने रियल एक्सपीरियंस, जो कि खासकर ये अभी सर्व शिक्षा अभियान में ही दोनों जो एक्सपर्ट्स हमारे इस फील्ड में काम कर रहे हैं, इनका काफ़ी अच्छा अनुभव, उन्होंने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया। हमारा ये प्रोग्राम इंक्लूसिव एजुकेशन पर अगले बुधवार को भी इसी समय फिर होगा, जो हम दूसरे पार्ट में दिखलाने जा रहे हैं। इस पर जो इसी पर भी इसी टॉपिक पर हम फिर चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस फील्ड के एक्सपर्ट्स होंगे, जो कि लीडिंग पर्सनालिटी होंगे इस फील्ड में काम करने वाले। इस संदर्भ में खासकर अगर जो बातें आज हमारी हुई, इन लोगों के साथ में चर्चा हुई, इस संदर्भ में और भी अधिक जानकारी चाहिए तो आप डॉक्टर अनुप्रिया चड्डा को लिख सकते हैं, उनसे पत्र व्यवहार कर सकते हैं। डॉक्टर संजय कांत प्रसाद जो इग्नू में ही हैं, इनसे भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए आप भारतीय पुनर्वास परिषद B22 कुतुब इंस्टीट्यूशन एरिया, नई दिल्ली 16 से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है rehabstd@ndc.vsnl.net.in। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, इसके बारे में हम आपसे सुझाव आमंत्रित करते हैं, और इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पेरेंट्स को, जो हमारे ये दर्शकगण हैं, उनको हम धन्यवाद करते हैं। मैडम आपका भी धन्यवाद, डॉक्टर प्रसाद आपका भी धन्यवाद, आप इस कार्यक्रम में आए, और साथ में EMPC के जो हमारे एक्सपर्ट्स जो इनका कंट्रीब्यूशन है, उन्हें भी हमारा धन्यवाद।